बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं जो मेहंदी की दुल्हन बनी बैठी थी और इसी इंतज़ार में थी कि मुझे अभी कोई बाहर ले जाएगा, रुखसाना की बात पर चौंक गई। उसका अंदाज बता रहा था कि बात खासी गहरे राज की हामिल है। सो मैं भी तजस्सुस के मारे कान आगे करके बोली, हाँ बताओ क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो? मेरी बात पर वो बोली, देखिए आप मुझे समझने की कोशिश करना, मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने खुद को बहुत समझाया मगर मेरा दिलो दिमाग यकजा नहीं हो रहे। ये बात सुनकर मेरा तजस्सुस आसमान पर पहुंच गया और मैं जल्दी से बोली, हाँ रुखसाना बताओ ना, वरना अभी कोई बाहर से मेहंदी के लिए बुलाने आ जाएगा। मेरा ऐसा कहने पर वो बोली, फिक्र न करें, मुझे ही भेजा गया है ताकि आपको मेहंदी के लिए लाऊं। बस आप मेरी बात सुनकर खुद से फैसला कर दें, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। अब मुझे उलझन होने लगी थी कि जो बात है वो बताती क्यों नहीं, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही सच शुक्र कि उसने कहना शुरू किया कि जब से आपका रिश्ता आया है, कसम ले लें, मैं उस शख्स को जानती भी नहीं थी, मगर पहली नजर में ही वो शख्स मुझे इतना अच्छा लगा कि मन को भा गया। मैंने लाख कोशिश की उसे दिल से निकालने की, मगर नाकाम रही। इतना अरसा खामोश भी रही, यहाँ तक कि आपके कान भी भरे उस शख्स के खिलाफ, क्या ऐसा होगा वैसा होगा, मगर मैं आपको बदजन नहीं कर पाई। फिर मैं खामोश हो गई। मैंने सोचा कि जब आपकी उस शख्स से शादी हो जाएगी तो मैं खुद ही चुप कर जाऊंगी, सब्र आ जाएगा, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। अब जबकि आपकी मेहंदी है तो यकीन जाने कि मेरे अंदर एक आग भड़क रही है जो चीख चीख कर मुझे बता रही है कि मैं आपके होने वाले शौहर से मोहब्बत करने लगी हूँ। इतना कहकर रुखसाना फूट फूट कर रो दी। मैं ये बातें सुनकर अपनी जगह हैरान और परेशान खड़ी थी कि भला इस वक्त और ऐसे मौके पर ऐसी बात करने की क्या तुक बनती है। अगर वो मुझे ये सब पहले बता देती तो मैं आराम से इस रिश्ते से इनकार कर देती और वो रिश्ता खुद ब खुद रुखसाना की जानिब मुड़ जाता। लेकिन अब मैं चाहकर भी राह फरार हासिल नहीं कर पा रही थी। अच्छा अब तुम क्या चाहती हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने पूछा। तो मेरी बहन की आंखों में एक उम्मीद थी। वो जल्दी से बोली, आप घर से भाग जाए, जब दुल्हन नहीं होगी तो अम्मा अब्बा जाहिरी तौर पर मुझे ही दुल्हन बनाकर बिठाएंगे। ये बात सुनने में जिस कदर आसान थी, करने में उतनी ही मुश्किल थी। मैंने कुछ पल के लिए सोचा और फिर मुझे यही सही लगा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रुखसाना ठीक कह रही थी, या तो वो मुझे ये सब बताती नहीं, और अगर अब मुझे हकीकत का इल्म है तो मैं चाहकर भी सलीम के साथ खुश नहीं रह सकूंगी, क्योंकि मेरे दिल में यही बात हमेशा जड़ की तरह फूलती रहेगी कि रुखसाना को खुशी देने के बजाय मैं अपना घर बनाए बैठी हूँ। और क्या इल्म के सलीम भी इस सब में शामिल हो। यही सब कुछ सोचकर मैंने लम्हों में भागने का फैसला कर लिया। ये बात सुनकर रुखसाना बेहद खुश हुई और जल्दी जल्दी एक बैग मेरे सामान से भरने लगी। कुछ ही देर में मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर कूद रही थी। मेरे कमरे से बाहर निकलते ही रुखसाना ने कुछ पैसे मेरी मुट्ठी में थमाए और बोली, शुक्रिया बाजी, तुम किसी चीज की फिक्र मत करना, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं सबका ख्याल रखूंगी, और अब तुम जाओ, इससे पहले कि कोई और यहाँ आ जाए। इतना बोलकर उसने खिड़की बंद कर ली और मैं बड़ी सी चादर में मुंह छुपाकर एक ओढ़ में हो गई। मुझे बेहद रोना आ रहा था। मैंने बहन के लिए कुर्बानी तो दे दी थी, लेकिन अब मुझे अपना ही नुकसान दिखाई दे रहा था। सर्दियों की सख्त तरीन रात थी, ऊपर से ऐसी बनी सवरी में दुल्हन के जोड़े में आखिर जाती तो कहाँ जाती। मेरे पास तो कोई पनाह भी नहीं थी। मैं वहीं पर अपने घर के पीछे की जानिब एक कोने में सहम कर बैठ गई। उस वक्त ये बात मुझे शिद्दत से महसूस हुई कि रुखसाना ने बेहद खुदगर्जी दिखाई है। उसे सिर्फ अपना मफाद चाहिए था, वरना उसने एक मर्तबा भी मुझसे ये नहीं पूछा कि बाजी ऐसी रात में तुम जाओगी कहाँ, तुम तो किसी को जानती भी नहीं। अगर मैं उसके लिए अपनी शादी छोड़कर भागने और कुर्बानी देने का सोच सकती थी तो वो भी मेरा ख्याल करके मुझे इस हकीकत से आगाह न करती। मुझे वहां छुपे और इसी तरह की बातें सोचते तकरीबन 2 घंटे हो गए। मेरे दिमाग में अपनी बहन के लिए बहुत सी मनफी सोचें उभरने लगी, जिसमें मुझे सिर्फ रुखसाना की खुदगर्जी ही चीख चीख कर अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही थी। उस ठिठुरती हुई रात में जब मुझे कोई ऐसा ठिकाना ना सुझाई दिया जहां मैं जाकर खुद को पनाह देती, तो अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से होने लगा। मैंने जैसे पहले लम्हों में ही फैसला किया था कि घर से भाग जाऊं और बहन के लिए कुर्बानी दे दूं, बिल्कुल वैसे ही अब दोबारा से एक फैसला करके अपनी जगह से उठी और धीरे कदमों की चाल चलती पिछले दरवाजे से दोबारा घर में दाखिल हो गई। घर में कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था। शायद मेरे भागने की वजह से मेहंदी का फंक्शन ही खत्म कर दिया गया था। मैं दिल ही दिल में खुद को कोसती। जब खिड़की से लाउंज का नजारा देखा तो मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। सामने एक सोफे पर रुखसाना और मेरा होने वाला शौहर बैठा था। इर्द गिर्द बाकी मेहमान और मेरे वालिदैन खड़े थे। अभी कुछ सेकंड पहले ही मौलवी ने दुआ करके हाथ नीचे किए थे। उफ, ये बात मैं कैसे भूल गई कि आज मेहंदी के साथ मेरा निकाह भी था। वहां मौजूद तमाम अफराद के चेहरे सुते हुए थे। ऊपर से मेहमानों की बातें कि बेटी को अगर शादी नहीं करनी थी तो बता देती, ऐसे भागकर वालिदैन का मुंह काला करने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ से एक औरत बोली, ये तो लड़के वाले अच्छे हैं जो सच जाने के बावजूद उनकी छोटी बेटी को बहू बनाने पर आमादा हो गए, वरना कौन ऐसा कलेजा रखता है आजकल। मेरे वालिदैन के चेहरे पर टूटी उम्मीदों का जाल बुरी तरह बिछा था। मैंने एक नजर रुखसाना को देखा तो वो भी परेशान लग रही थी, मगर मैं जानती थी कि ये सब दिखावा है। वही लम्हों का फैसला दोबारा हुआ और चंद पल बाद ही मैं अपने घर से बाहर खड़ी थी। अब ना तो मेरा कोई जवाज बनता था वहां रहने का और ना ही मुझे किसी ने कबूल करना था। मेरी जगह आसानी से पुर कर ली गई थी। और रहे मेरे वालिदैन, तो यकीनन जो कुछ आज उनके साथ हुआ है वो मेरे लिए काबिल माफी नहीं था। इस रात के गुजरने से पहले ही वो मुझे अपनी दानिश में मुर्दा जरूर करार देंगे।
घर से निकलकर मैं उल्टी सिमत में बिना सोचे समझे चलने लगी। मुझे बेतहाशा रोना आ रहा था। मैंने गलती कर दी, बहुत ज्यादा गलत किया था। अगर रुखसाना ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती तो आज मेरे वालिदैन की इज्जत को मेरी वजह से धब्बा तो न लगता, ऊपर से गलती भी मेरी खुद की थी। ऐसे बिना सोचे समझे जल्दबाजी के फैसले करने की क्या जरूरत थी मुझे। लेकिन अब जो हो गया था वापस नहीं आ सकता था। रास्ते में एक दरबार पड़ता था। सो चादर से खुद को अच्छी तरह से ढांपे मैं उस दरबार में चली गई और चुपके से वॉशरूम में जाकर पहले तो अपने ये दुल्हन वाले कपड़े तब्दील करके एक आम सा जोड़ा से बेतन किया। फिर बाहर आकर निस्बतन थोड़ी गर्म जगह पर बैठ गई। दरबार पर अजीब तरह के नशे और भंगी फिर रहे थे और मुझे उनसे बहुत डर लग रहा था। वैसे भी सर्दियों की ठंडी रातें थी। इन रातों में कौन अपने गर्म बिस्तर का आराम छोड़कर दरबारों में भटकता फिरे। इसीलिए दरबार बेहद वीरान थे। बस इक्का दुक्का अमले के ही लोग दिखाई दे रहे थे। सो मैं एक वीरान और अंधेरी जगह पर बैठकर रब से दुआ करने लगी कि किसी तरह सुबह हो जाए और फिर मैं यहाँ से निकलूं। मगर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि एक नशे की नजर मुझ पर पड़ गई थी। वो अपने नशे में धुत बिल्कुल मेरे पास से गुजरा और मैं मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई कि कोई आवाज न निकले। वो जगह वैसे भी अंधेरे में डूबी थी तो देखकर चलना भी दो भर था। उस नशे का पैर मेरे पैर से टकरा गया और मैं डर कर चीख बैठी। मेरी चीख सुनकर कुछ दूर बैठे 3-4 मर्द उस जानिब मुतवज्जा हो गए और लाइटें जलाकर उस अंधेर कोने में जनाना चीख को दरियाफ्त करने लगे। मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन फरार की कोई राह भी मेरे इख्तियार में नहीं थी। बिलाखिर एक आदमी की टॉर्च की रोशनी मुझ पर पड़ गई। वो सब बुरी नीयत से मेरी जानिब बढ़ने लगे। मैं फटाफट अपनी जगह से खड़ी हो गई, मगर वो मुझे अपनी तरफ से आरामदेह करने के लिए बोले, कौन हो तुम? तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए? लेकिन मैं उनके बुरे इरादे की बू पहले ही सूंघ चुकी थी। सो जल्दी से बोली, पुलिस। मेरा रद्द-ए-अमल इतना तेज था कि उन लोगों ने डर कर जैसे ही पीछे देखा मैं वहां से भाग गई। अपना बैग उठाना भी मुझे याद था, लेकिन इतने वजन के साथ मैं भाग नहीं सकती थी। ये तो अच्छा था कि रुखसाना के आखिरी थमाए पैसे मैंने चादर ही में बांध लिए थे, इसीलिए अपने सारे सामान को वहीं छोड़कर मैं जितना तेज भाग सकती थी भागने लगी। वो आदमी भी पूरी जान फशानी के साथ मेरा पीछा करने लगे। हर तरफ अंधेरा था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन आदमियों के पास टॉर्च थी जिनकी वजह से मेरा कहीं भी छुपना मुश्किल हो गया और मैं भागते हुए दरबार से बाहर निकल गई। वो आदमी भी मेरे पीछे ही बाहर निकले, लेकिन उसी लम्हे एक तेजी से गुजरती गाड़ी से मैं टकरा गई। उसके बाद बेहोश होने से पहले मुझे सिर्फ इतना याद था कि मेरे इर्द गिर्द वो चारों आदमी जमा हुए। तभी गाड़ी चलाने वाला शख्स भी बाहर निकल आया, लेकिन फिर मैं अपने हवासों में न रही और न ही मुझे इल्म था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है या मैं जिंदा बचूंगी भी कि नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के एक कमरे में मौजूद थी और मुझे ड्रिप लगी हुई थी। मेरे होश में आते ही एक नर्स ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और वो मेरा मुआयना करने लगा। कुछ देर बाद बोला, तुम अब ठीक हो, अपने घर जा सकती हो। मैंने पूछा कि मुझे हुआ क्या था, जिस पर वो बोला, एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे दिमाग पर चोट आई थी और तुम कोमा में रही। कितनी देर? मेरे पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि पूरा महीना तुम कोमा में रही हो और इस इलाज का खर्च उस आदमी ने उठाया है जिसकी गाड़ी से तुम टकराई थी। ये सुनकर तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। यानी मैं पूरा 1 महीना इस अस्पताल में रही और मुझे इल्म भी नहीं था। लेकिन एक तरह से ये मेरे लिए अच्छा ही साबित हुआ। कम से कम 1 महीना तो कहीं रहने का ठिकाना बना। जब मैं अस्पताल से निकली तो मुझे अपने घर की बेतहाशा याद आई। रुखसाना कितनी खुश होगी। अम्मा अब्बा मुझे कोसते होंगे, मगर उसने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताया होगा कि मैंने ये कुर्बानी दी थी। मैं जानबूझकर ये शौकिया उस घर से नहीं भागी थी। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैं चलने लगी जब एक जगह जाकर मेरे पैर में कोई पत्थर लगा और खून निकलने लगा। मैं खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी, जिसकी जिंदगी में सिवाय इन ठोकरों के कुछ भी मौजूद नहीं था। वो बस दर बदर भटकता ही फिरता था। खून निकलने की वजह से सामने की इमारत में बैठा सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकला और मुझे मरहम पट्टी करने के लिए अपने साथ इमारत के अंदर ले गया। मैंने भी खुद को हालात के धारे पर छोड़कर उसके साथ अंदर जाने का फैसला किया। इमारत के अंदरूनी हिस्से में सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बिठाया और अपनी मालकिन को बुला लिया। वो दरमियानी उम्र की एक खूबसूरत औरत थी और बेहद तैयार भी थी, शायद कहीं जा रही थी। मुझे ऐसी हालत में देखकर उसने जल्दी से अपनी मुलाजमा को बुलवाकर मेरी पट्टी करवाई और फिर मेरे लिए खाना लाने का बोला। मैं उसे मना करना चाहती थी, मगर भूख भी शदीद लगी थी। जब तक खाना नहीं आया वो मेरे पास ही बैठी रही और छोटे मोटे सवाल करने लगी कि कितने बहन भाई हो, अब्बा क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। मैं भी गोल करके हर सवाल का जवाब देती। खाने के बाद बातों बातों में उस औरत ने बताया कि ये इमारत दरअसल एक यतीम खाना है और मैं इसकी मालकिन हूँ। यहाँ हम बेसहारा बच्चों को सहारा देते हैं। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। किस्मत मुझे खुद इस इमारत में लाना चाहती थी ताकि मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए। मैंने उस औरत से पूछा कि क्या यहाँ बेसहारा लड़कियों को भी रखा जाता है, जिस पर वो बोली, नहीं, यहाँ हम बच्चों को रखते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की सच में बेसहारा हो और हमारी चौखट पर आ जाए तो हम उसे रख लेते हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उस औरत को अपनी मुकम्मल कहानी सुना दी, जिसे वो चुप करके सुनती रही। फिर बोली तो सिर्फ इतना कि मुझे पहले ही लगा था कि तुम दर दर भटकती फिर रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें खाना वगैरह खिलाया ताकि तुम यहाँ रहने का फैसला कर सको। मैं उस औरत की बड़ी शुक्रगुजार हुई और जल्दी मुझे वहाँ रहने के लिए एक छोटा सा मगर नफीस सा कमरा मिल गया। कमरे में जाकर मैंने फौरन से वजू बनाया और शुक्राने के नफिल अदा किए कि कैसे मैं घर से निकली और रब ने मुझे सहारा देकर मेरी झोली एकदम से भर दी। अब वहाँ जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रही थी। मुझे वहाँ तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था।
तो मैंने सोचा कि ऐसे सारी उम्र फारिग तो नहीं रह सकती। यही सोचकर मैं नसीम बाजी, जो कि वही औरत थी जिसने मुझे यहाँ रुकने दिया, उसके पास गई और कहा, आपके तो बहुत से ताल्लुकात होंगे, मुझे कोई नौकरी दिलवा दें। ये बात सुनकर वो सोच में पड़ गई, फिर एकदम से मुस्कुरा कर बोली, नहीं, तुम नौकरी नहीं करोगी। तुम नौकरी के लिए नहीं बल्कि ऐश करने के लिए इस दुनिया में आई हो। इस बात पर दिल ही दिल में मुझे बेहद हंसी आई, मगर मैंने जब्त करते हुए पूछा, कैसी बातें करती हैं बाजी, मैं ऐसे फारिग थोड़ी बैठ सकती हूँ, बस आप कोई हीला करके मुझे नौकरी दिलवा दें। वो बोली, हाँ, एक काम है मेरे पास तुम्हारे लिए। कौन सा? मैंने पुरजोश होकर पूछा। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, कल रात बताऊंगी, अभी तुम जाकर आराम करो। रात की बात पर पहले तो मैं छिटक गई, मगर फिर नजरअंदाज कर दिया कि हमेशा मनफी नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं वो कौन सी नेकी करने वाली है मेरे साथ, और मैं उसके मुतालिक बुरा गुमान कर रही हूँ। वो 2 दिन मैंने यूं ही सोचते हुए गुजारे कि काम क्या होगा। मेरे अलावा वहाँ बहुत सी आया थी जो बच्चों का ख्याल रखती थी। अलबत्ता लड़की कोई भी नहीं थी, मैं अकेली थी, तो सारा दिन बस बच्चों के साथ ही खेलती और अपनी बोरियत मारती रहती। बिल आखिर वो रात भी आ गई जब मेरी नौकरी का या काम का पहला दिन था। मैं बेकरारी से अपने कमरे में बैठी थी जब मुलाजमा मेरे लिए खूबसूरत से जोड़ा लाई और जेवर भी लाई। साथ ही एक ब्यूटिशियन भी कमरे में आ गई। मैंने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? जिस पर ब्यूटिशियन ने बताया कि नीलम बाजी ने भेजा है आपको तैयार करने के लिए। ये सुनकर मेरे अंदर खतरे की घंटी बजने लगी और मैं फौरन से नीलम बाजी के कमरे में पहुंची और उनसे पूछा, क्या है ये सब? ये कैसा काम है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस रोज तैयार होकर अच्छी सी तस्वीरें बनवानी है, जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम यही समझो कि तुम ये काम मेरे लिए कर रही हो, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें। पहले तो मैं शक में खड़ी रही, लेकिन अब जब मैंने खुद काम का बोला था तो इनकार कैसे कर सकती थी। लेकिन बाजी नसीम मेरी हिचकिचाहट भांप गई। वो बोली, तो मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी, बस तुम एक तरह की मॉडलिंग करोगी, देखना तुम जल्द ही अमीर कबीर हो जाओगी। मुझे उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं था, लेकिन वही डूबते को तिनके का सहारा। जब मैं अपनी जिंदगी में पहले ही इतने खतरात मोल ले चुकी थी, तो क्यों ना एक मशहूर खतरे को लेकर देखा जाए कि कैसा जायका है इसका। मेरे हामी भरते ही ब्यूटिशियन ने बड़ी महारत से मुझे तैयार करना शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं पहचान ही नहीं जा रही थी। मेरा चेहरा, बाल और पहनने ओढ़ने का तरीका सब एकदम से बदलकर बिल्कुल मुनफरिद हो गए थे। अपने आप को इस कदर खूबसूरत और बना संवरा देखकर तो एक पल के लिए मैं झूमी उठी थी। ब्यूटिशियन ने मालकिन को इत्तला दी तो वो मुझे देखते ही मेरे वारे सदके जाने लगी। उसने सबसे पहले तो मेरा सदका दिया, फिर बोली, ऐसे ही तो मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रखा, मुझे हीरो की पहचान बहुत अच्छे से है, फिर चाहे वो हीरे जमाने की गर्द तले ही क्यों न छुपे हों। बस अब तुम देखना दिनों में तुम्हें कैसे शोहरत मिलती है। मैं भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद एक फोटोग्राफर आया और मुख्तलिफ जावियों से मेरी तस्वीर खींचने लगा। पहले तो मुझे बड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन जब मैंने यकीन कर लिया कि अब यही काम मुझे करना है तो मैं थोड़ा सा पुरएतमाद होकर अपनी तस्वीर खिंचवाने लगी। अगली सुबह उठी तो बाजी नसीम खुद मेरे कमरे में चलकर आई और मुझे मुबारकबाद दी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बाजी, इतनी खुश क्यों लग रही हैं और किस बात की मुबारकबाद? जिस पर वो बोली, तुम्हारी तस्वीर एक बड़े मैगजीन में लगी है और उन्हें तुम बतौर मॉडल बहुत पसंद आई हो। एक ही रात में तुम्हें इस कदर तरक्की मिली है कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई वहाँ दुख भी हुआ कि मेरे वालिदैन अगर आज मेरे साथ होते तो कभी भी इस काम को मेरे लिए पसंद न करते। लेकिन खैर, किस्मत को जो भी मंजूर होता है हमें उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद रोज रात एक ब्यूटिशियन आती और मैं खूबसूरत लिबास से बेतन करके तस्वीर खिंचवाती। अक्सर औकात में दुल्हन के लिबास में मॉडलिंग करती थी, जिसे करते वक्त मुझे बहुत हंसी आती कि कैसे मैं अपनी शादी से भागी थी और अब रोज ही दुल्हन बनना पड़ता है। फिलहाल तो मैं उस इमारत में ही अपनी मॉडलिंग कर रही थी और बाजी नसीम का अभी भी कोई इरादा नहीं था कि मैं बाहर जाकर मॉडलिंग करूं। अभी तो वो मेरी कमाई से अपना कमीशन एंजॉय कर रही थी। उस मॉडलिंग के मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर मैंने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उस इमारत की मालकिन ने मुझे तब सहारा दिया था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन वो औरत अच्छी थी, उसने मेरी कमाई अपने पास जमा करना शुरू कर दी और बोली, तुम्हारी ये इमारत मेरे पास पड़ी है, जब तुम्हें चाहिए हो मुझसे कहना। मैंने वो पैसे यतीम खाने को डोनेट करने का बोला तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो ये इदारा अपने जाती पैसों से चलाती हैं, इसलिए मेरी कोई भी डोनेशन कबूल नहीं करेंगी। मैं भी चुप कर गई। हर तरह से तो इनकार करने की कोशिश की थी, मगर वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। मुझे ये काम करते हुए 6 माह हो चुके थे और अब तो अच्छा खासा एतमाद भी आ चुका था। एक रोज बाजी ने मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और एक बहुत ही खूबसूरत घर में ले गई। मुझे वो घर बड़ा भाया था। मैंने सोचा कि जब कभी अपना घर लूंगी तो बिल्कुल ऐसा ही लूंगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब बाजी ने बताया कि उन्होंने वो घर मेरे लिए खरीदा है। मेरे जो पैसे उनके पास जमा थे उन्होंने वो घर इसी कमाई से खरीदा है। ये सुनकर मैं रोने लगी और बेइख्तियार उनके हाथ चूम कर बोली, बाजी आपने मेरी जिंदगी बना दी, वरना मैंने ऐसी जिंदगी का कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि कभी इस जानिब ध्यान भी नहीं गया। लेकिन आपने एक बेसहारा लड़की को न सिर्फ अपने पास रहने की जगह दी, बल्कि उसे आज ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया कि वो मुल्क की मशहूर हस्ती बन चुकी है। फिर उस रोज के बाद मैं अपने नए घर में रहने लगी और बाजी के तवस्सुत और मदद से मुख्तलिफ शोज में मॉडलिंग करने लगी। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा था क्योंकि शोबिस बेहद बुरी दुनिया थी, बल्कि एक तरह का कीचड़ था। लेकिन अब चूंकि मैं इस कीचड़ में कदम रंजा फरमा चुकी थी, तो चाहे इस कीचड़ के धब्बे मेरे दामन पर ही क्यों न लगते, मुझे वो सब बर्दाश्त करना था
और मैं कर रही थी। इतना पैसा एक ही साल के अंदर कमा चुकी थी कि अब मुझे पैसे से ही नफरत शुरू हो गई थी। अब मेरा अपने घर वालों से मिलने का बहुत दिल चाहता था। मैंने बाजी से पूछा कि अगर वो इजाजत दें तो क्या मैं अपने घर वालों से मिल लूं। मेरी बात पर वो सोच में पड़ गई। फिर बोली, देखो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, अगर तुम मिलना चाहती हो तो जरूर मिलो, मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि वो तुम्हें बखुशी कबूल नहीं करेंगे। अब तो वैसे भी तुम एक मशहूर मॉडल हो, ऊपर से उन्हें रुसवा करके घर से भागी थी, तो मेरे ख्याल में तुम्हारा दिल ही दुखेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाजी की बात में दम था, मगर मैं उस दिल का क्या करती जो अपनों से मिलने के लिए तड़प रहा था। बिलाखिर इस जंग में जीत दिल की हुई थी और मैं सादा से कपड़े पहनकर अपने घर वालों से मिलने चली गई थी। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था कि न जाने उन सब का रद्द अमल क्या होगा, वो मुझे कबूल भी करेंगे या नहीं। और रुखसाना, क्या पता उसने हकीकत बता ही दी हो। इस सारे अरसे में रुखसाना के खिलाफ मेरे दिल में जितना भी बुग़्ज़ था वो खत्म हो चुका था और मैं उससे एक नई उम्मीद लगाकर अपने घर पूरे 1 साल बाद जा रही थी। इस 1 साल ने मेरी मुकम्मल जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया था। यहाँ तक कि अब जब मैं खुद को आईने में देखती तो पहचानने से इनकारी हो जाती, क्योंकि पिछली फजीला और आज की फजीला में जमीन और आसमान का फर्क था। पहले वाली फजीला के सर पर चादर थी, मगर आज वाली फजीला मॉडल थी। अगर कभी बहालत मजबूरी मुझे दुपट्टा लेना भी पड़ता तो सिर्फ 2 बालिश भर चौड़ाई का दुपट्टा होता, वो दुपट्टा नहीं जिसे वो गले में डालकर फिरा करती थी। घर के रास्ते में बहुत सी पुरानी यादें मुझ पर हमलावर हुई थी और मैं खामोश आंसू बहाती बहुत कुछ याद करती रही। अभी मेरी गाड़ी घर से थोड़ी पीछे ही थी जब मैंने एक जगह पर रुखसाना को बैठे देखा। उसका हुलिया बेहद खराब और बोसीदा था और वो वहां सड़क किनारे पागलों की मानंद बैठी हुई थी। मुझे एकदम से शौक लगा कि उसे क्या हुआ, उसने अपनी हालत इतनी क्यों उजाड़ ली है और यहाँ बाहर सड़क पर ऐसे उजड़े हुलिये में क्यों बैठी है। मैंने ड्राइवर को उसके पास गाड़ी ले जाकर रोकने को बोला तो अगले चंद लम्हों में मैं अपनी छोटी बहन रुखसाना के बिल्कुल सामने बैठी थी। रुखसाना, मेरे बुलाने पर वो चौंक पड़ी और मुझे देखते ही पहले तो उसे कुछ वक्त लगा मुझे पहचानने में, मगर जैसे ही उसने मुझे पहचाना तो मेरा हाथ झटक कर चीखने लगी कि अब तुम यहाँ क्या करने आई हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम जानती थी सलीम ऐसा शख्स है और वो क्यों शादी कर रहा है, इसीलिए तुम घर से भाग गई। ये बात सुनकर सदमे से मेरी आंखें पूरी की पूरी खुल गई। रुखसाना, मेरी बात सुनो। मैंने आगे बढ़कर उसे ठंडा करना चाहा, मगर वो एकदम से मुझ पर झपट पड़ी। ये सारा तमाशा सड़क पर हो रहा था तो लोग भी इर्द गिर्द जमा होकर तमाशा देखने लगे, जबकि मैं इस सारी सूरत हाल को समझने और संभालने दोनों ही से कासिर थी। बिलाखिर मैंने रुखसाना को खींचकर बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी में बैठा और खुद ड्राइवर के बराबर बैठकर उसे गाड़ी चलाने को बोला। गाड़ी में भी रुखसाना पागलों की मानंद हरकतें कर रही थी, मगर मैं उसके हाथ थामे उसे रोकने की कोशिश में हलकान होती जा रही थी। बिलाखिर ड्राइवर ने मेरे घर के सामने गाड़ी रोकी तो मैं अपने हवास पर मुश्किल काबू पाते रुखसाना को घसीटते हुए बाहर निकली और घर के अंदर दाखिल हो गई। मेरे अम्मा अब्बा शोर सुनकर बाहर निकले तो मुझे और रुखसाना को ऐसी हालत में देखकर बहुत हैरान हुए। मैंने रुखसाना को घर के अंदर जाकर पटक दिया और इससे पहले कि मुड़कर अम्मा अब्बा को देखती एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो वो अब्बा थे जो गुस्से से मुझे घूर रहे थे। वो चिल्लाकर बोले, अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ? तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो गए। पहले हमारी इज्जत को धब्बा लगाया और अब तुम्हारी वजह से रुखसाना की ये हालत हो गई है। थप्पड़ को नजरअंदाज करके मैंने पूछा, क्या हुआ है, ये क्यों ऐसा कर रही है? मगर अब्बा ने नफरत से मेरी जानिब से मुंह मोड़ लिया, जबकि अम्मा आगे बढ़कर बोली, फजीला, अगर तुम्हें हकीकत का इल्म हो गया था तो तुम हमें बता देती, ऐसे भागी क्यों? उन सब की बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अम्मा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और न ही ये मालूम है कि आप क्या बात कर रही हैं। मैं घर से अपनी वजह से नहीं भागी, बल्कि रुखसाना ने मुझे भागने का बोला था। इस बात पर अब्बा ने मुझे हैरत से देखा और पूरी बात पूछी, जिस पर मैंने उन्हें लफ्ज ब लफ्ज हकीकत बता दी। मेरी बात सुनकर वो अपना सर पकड़कर बैठ गए और रुखसाना को देखते हुए बोले, कर ली तुमने अपनी मर्जी, यही अंजाम होता है खुदगर्जी का, लालच का। अगर तुम उस दिन इस बेचारी को बेइज्जत न करती तो आज तुम्हारे साथ भी ऐसा न होता। इस बात पर रुखसाना झपट कर मेरी गर्दन दबोचने उठी, मगर अब्बा ने उससे काबू कर लिया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि सलीम ने शादी एक मकसद के तहत की थी, बल्कि उसका तो काम ही शादियां करना था। वो न जाने कितनी लड़कियां ऐसे ब्याह कर कोठों पर बेच चुका था। उसने रुखसाना को भी कोठे पर बेच दिया। इस बेचारी को बहुत अजियत सहनी पड़ी। बिलाखिर ये वहाँ पागल हो गई तो कोठे वालों ने इसे वहाँ से निकाल दिया। अब ये भी सारा दिन सड़कों पर फिरती है और तुम्हें ढूंढती रहती है। हम इसे घर में बंद करके रखते हैं, मगर मौका मिलते ही ये फरार हो जाती है। ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। हाँ, मुझे अपनी बहन पर गुस्सा था, मगर मैंने उसे कभी भी बद्दुआ नहीं दी थी। उसने अपनी खुशी की खातिर अम्मा अब्बा को मेरे हाथों जलील करवाया था, मगर अब खुद ही तमाशा बन बैठी थी। मैंने अम्मा अब्बा को सब कुछ बता दिया कि अब मैं एक मॉडल हूँ। वो बेचारे क्या कर सकते थे, चुप कर गए। फिर मैं उन सबको लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो गई और अब रुखसाना का इलाज तो हो रहा है, मगर बेहतरी कोई भी दिखाई नहीं दे रही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।